हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे भारत का इतिहास। भारत का इतिहास क्यों इम्पोर्टेंट है? भारत का इतिहास इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें हमारे सीजीपीएससी एग्जाम में जो मेंस का एग्जाम होता है उसमें क्वेश्चन एंड आंसर को सॉल्व करना है। क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना है जिसके थ्रू हमें मार्क्स मिलेंगे और उस मार्क्स के थ्रू हमें हमारा रैंक डिसाइड होगा और उस रैंक के थ्रू हमको क्या मिलेंगे? पोस्ट मिलेंगे। तो अब इतिहास बस क्या पोस्ट पाने के लिए बस जानना जरूरी है क्या, या इसका कोई बहुत इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस है जो एक किसी व्यक्ति को पता रहना चाहिए? तो मेरा ये कहना है कि अगर इतिहास को अगर मार्क्स के रूप में या तो फिर एक मीन्स के रूप में, एक टूल के रूप में अगर आप बस अपने एग्जाम तक सीमित रखेंगे तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि इतिहास बहुत ज़रूरी है। और जो आज के परिस्थिति में जो कुछ भी हो रहा है वो कल के लिए इतिहास बन जाएगा, और कल हम जो कुछ भी करना चाहते हैं उसके लिए हमें इतिहास को देखना पड़ेगा। तो इसलिए मैं इतिहास को शुरुआत तो करना चाहता हूँ, लेकिन कैसे शुरुआत करूँ? एक है पुराना तरीका, जिसमें क्या होता है, बहुत सारे जो कोचिंग हैं, बहुत सारे संस्थाएं हैं, बहुत सारे टीचर हैं, अपने अपने तरीके से पढ़ाते हैं। तो मैं आपको एक नया तरीका बताता हूँ जो मुझे बाकी बहुत अच्छा लगता है। और मैं इतिहास को बस एक फैक्ट, इवेंट या फिर कुछ हो गया है यह नहीं देखता। मैं इतिहास को एक ऐसा टूल के रूप में देखता हूँ, एक ऐसा माध्यम के रूप में देखता हूँ जिससे हम अपने भविष्य को संवार सकते हैं, भविष्य को बना सकते हैं, भविष्य को, फ्यूचर को हम संवार सकते हैं, बना सकते हैं। तो मैं इतिहास को बैकवर्ड वे में लेके जाऊंगा। जनरली लोग क्या करते हैं, कहीं पे भी देखोगे, सबसे पहले वो प्राचीन इतिहास पढ़ाते हैं, उसके बाद मध्यकालीन, उसके बाद आधुनिक, बस एंशियंट इंडिया पढ़ाते हैं, उसके बाद मेडिवल इंडिया पढ़ाते हैं, उसके बाद मॉडर्न इंडिया पढ़ाते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छा तरीका है और इससे आप क्रोनोलॉजिकल वे में आप समझ सकते हैं, टाइमलाइन के हिसाब से आप समझ सकते हैं, टाइमलाइन के हिसाब से, जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है। नेचुरल प्रोसेस का मतलब क्या है कि एक आदि मानव से मानव बनने का प्रक्रिया, फिर इंडस्ट्री, अर्बनाइजेशन और आधुनिक भारत या फिर आधुनिक विश्व बनने का प्रक्रिया है जो कि हम कर सकते हैं। परंतु मैं आज आप लोग को कुछ अलग तरीके से बताऊंगा, और वो तरीका है, वो है, हम देखेंगे, पीछे जाएंगे। हम जाएंगे जो आज भविष्य से, फ्यूचर से हम पास्ट की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? जहां से डिस्कोर्स स्टार्ट होता है। कहाँ से डिस्कोर्स स्टार्ट होता है? और ये डिस्कोर्स कहाँ से स्टार्ट होता है? ये डिस्कोर्स हमारे पॉलिसी से स्टार्ट होता है और पॉलिसी मेकर से स्टार्ट होता है, जो कि गवर्नमेंट है। ठीक है, और ये गवर्नमेंट में भी कहाँ, सबसे हमारे प्रिय मोदी जी का गवर्नमेंट। ठीक है, और वो स्टार्ट करते हैं क्या? न्यू इंडिया, नया भारत, वहां से स्टार्ट करते हैं। और ये नया भारत का जो आउटकम है वो क्या बनाना चाहते हैं? एक राजनीतिक है, ये पूरी तरह से राजनीतिक है, परंतु एक राजनीतिक पॉलिसी के थ्रू जो प्रेजेंट पार्टी है उन्होंने एक नया आयाम दिया है। ऐसा नहीं है कि हम एक भारत नहीं बनाना चाहते। हाँ, समय समय पे अनेक अनेक राजनीतिक लीडर ने आया, जैसे राजीव गांधी ने भी नया भारत का सपना दिखाया, नेहरू ने भी एक नया भारत का सपना दिया, गांधी जी का एक नया, अपने भारत का एक नया सपना था, भगत सिंह जी का अब अपना एक सपना था, नया मेरा भारत कैसा हो। तो
हम आज स्टार्ट करेंगे जो हमारा प्रेजेंट गवर्नमेंट है उनके अनुसार जो भारत कैसा होना चाहिए, जिसको वो बोल रहे हैं विकसित विकसित भारत, डेवलप्ड इंडिया और डेवलप्ड भारत, विकसित भारत, डेवलप इंडिया, जो कि एक लक्ष्य रखा है। लक्ष्य रखना बहुत जरूरी है। 1947 से जो हमने इंडिपेंडेंस लिया है और अब उसके 100 साल के बाद 2047 में हम क्या बनना चाहते हैं, विकसित भारत बनना चाहते हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, विकसित भारत से हम पीछे जाने की कोशिश करेंगे और अंडरस्टैंड करते हैं कि हमने कहाँ तक पहुंचे और जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले 1947, अब 1947 के लिए तो विजन डॉक्यूमेंट अगर किसी को जाना है और क्या करना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना है, तो भारत सरकार जो नीति आयोग है वहां पे जाके आप अपना सुझाव दे सकते हैं। माई गव में भी जाके दे सकते हैं। तो मैं ये बोलूंगा, लेकिन आज हम कौन सा जगह पे हैं, 2024-25। क्यों, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है 2024-25 यहाँ पे है। और हम क्या कह रहे हैं कि जो नेक्स्ट जो 25 साल होगा लगभग, तो उसके हमें क्या बोल रहे हैं, अमृतकाल। अमृतकाल बोला जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमको बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा और बहुत से अलग अलग टारगेट बनाए हैं। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में भी एक टारगेट है और भारत देश का भी टारगेट है कि विश्व का वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमी में रहें हम। ठीक है, जीडीपी के टर्म्स में। ठीक है, जैसे कि अभी हम लोग थर्ड लार्जेस्ट हैं। ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट है क्या, जीडीपी के हिसाब से हम लोग थर्ड लार्जेस्ट हैं। और थर्ड लार्जेस्ट पीपीपी के टर्म में, परचेजिंग पावर पीरियड क्या होता है हम पढ़ेंगे बाद में। और फिफ्थ लार्जेस्ट हैं रियल जीडीपी के टर्म में, जो कि अभी फोर्थ और थर्ड में अभी जल्दी ही आएंगे। ठीक है, अब देखो, अब 2014-15 में इतिहास क्यों इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, क्यों इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, क्योंकि नया न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है 2020, आपने देखा होगा। उसके अनुसार हमने हिस्ट्री में भी बहुत सारी चीजें चेंज कर रहे हैं और कुछ लोगों को लग रहा है कि प्रेजेंट गवर्नमेंट का विचारधारा भी हमारे एजुकेशन सिस्टम में आ रहा है। ठीक है, जिसको हम लोग कभी भी नकार नहीं सकते। तो अब देखते हैं 2014 से स्टार्ट होता है प्रेजेंट गवर्नमेंट जी। 2014 से स्टार्ट होके 10 साल पर कंप्लीट करते हैं मोदी जी। और अभी आफ्टर नेहरू, हमारे जवाहरलाल नेहरू के बाद ये लॉन्गेस्ट प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं मोदी जी। ठीक है, तो और थोड़ा पीछे चलते हैं, उससे पहले क्या इंपॉर्टेंट कोई सिग्निफिकेंट इवेंट हुआ है क्या, क्योंकि हम लोग को डेवलप कंट्री बनाना है। ठीक है, डेवलप कंट्री बनाना है तो हमारा 3 4 5 आयाम है, वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो इतिहास को अब मैं आपको एक टूल देने वाला हूं, कैसे करके आप इतिहास को समझेंगे और जानेंगे। तो सबसे पहला जो चीज है, तो यहाँ पे स्टार्ट किए न्यू एजुकेशन पॉलिसी, यानी कि सबसे पहला जो टूल है पूरा इतिहास समझने के लिए, वो है एजुकेशन, और उसमें भी नॉलेज क्रिएशन। ठीक है, नॉलेज क्रिएशन। और अंतिम हम लोग का लक्ष्य भी यही है, क्या है, विश्व गुरु बनना। विश्व गुरु बनेंगे हम। विश्व गुरु मतलब जो ऐसा देश जहां पे नॉलेज क्रिएशन बहुत अच्छे से हो, बहुत ज्यादा हो, इनोवेटिव क्रिएटिव, और उस नॉलेज से क्या हो, एक टेक्नोलॉजी बनाए। हाई डेवलप कंट्री है, जैसे कि अभी प्रेजेंट सेंस में अगर बोला जाए तो सबसे ज्यादा नॉलेज कहाँ पे क्रिएट हो रहा है, अमेरिकन यूनिवर्सिटी में। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली। और वहीं से ही सबसे हाईएस्ट लेवल का टेक्नोलॉजी जो आ रहा है, जैसे कि आपको बोलेंगे क्या है, गूगल हो गया, मेटा हो गया, ओपन अप ए का,
मेटा हो गया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जितना भी आप देख रहे हो जहाँ पे टेक्नोलॉजी है, और उसी से ही नेक्स्ट स्टेप होता है। टेक्नोलॉजी जो क्रिएट करता है वही सबसे ज्यादा क्या वेल्थ क्रिएट करता है। तो आपको ये सीक्वेंस हमेशा समझ में आना है। नया नॉलेज क्रिएट होगा तो टेक्नोलॉजी आएगी, नया टेक्नोलॉजी से नया वेल्थ आएगा, और नया वेल्थ आने क्रिएट होने के कारण क्या बनेगा, इकोनॉमी। ठीक है, तो तकनीकी यहाँ पे आ गया, यहाँ पे ज्ञान आ गया, तकनीकी आ गया, और यहाँ से क्या होगा, अर्थव्यवस्था बनेगा, नया अर्थव्यवस्था बनेगा। जब नया अर्थव्यवस्था बनेगा तो नया क्या बनेगा, राजनीतिक सिस्टम बनेगा, पॉलिटिकल सिस्टम बनेगा, नया पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था बनेगी। ठीक है, जैसे कि अभी फिलहाल एक समय था जिसमें जो नया नॉलेज जो क्रिएट हुआ था, बोल सकते हो नया विचार जो लेके आया था, गांधीज्म, सोशलिज्म और इंडियन नेशनल मूवमेंट का, जिसमें जिसको जो सही तरीके से पॉलिटिकल व्यवस्था में जिसने इस्तेमाल किया वो थे जवाहरलाल नेहरू जी। तो उनके हिसाब से एक कांग्रेस व्यवस्था थी, कांग्रेस सिस्टम थी, कांग्रेस सिस्टम थी। ठीक है, और 1967 तक वन पार्टी पार्टी डोमिनेंस था, एक ही पार्टी था, बहुत अच्छे से था। बट अब कुछ स्कॉलर्स लोग बोल रहे हैं कि 2014 से एक हमें बीजेपी सिस्टम भी, हमारे पास एक अल्टरनेटिव आ गया है, कांग्रेस सिस्टम से बीजेपी सिस्टम अभी हमारे पास आ गया है। तो क्योंकि अर्थव्यवस्था हम लोग का बहुत बड़ा है, उसके पीछे का भी कारण हम जाएंगे इतिहास में, हम लोग को पता चलेगा। और जैसे ही एक पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप होता है तो उसके हिसाब से एक सामाजिक व्यवस्था बनती है, जिसको हम लोग बोलते हैं सोशल सिस्टम बोलते हैं, एक सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था। और एक जब सामाजिक व्यवस्था बनती है तो उसका एक रूल बनता है और रेगुलेशन बनता है, और एक कल्चर बनता है, अपना एक संस्कृति बनता है। ठीक, और वो संस्कृति जो सामाजिक, जैसे कि अभी बीजेपी का सिस्टम बना तो एक एक बीजेपी का सामाजिक व्यवस्था बन रहा है। ठीक है, आप उसको अलग अलग नामों पे देख सकते हैं, हम बता सकते हैं। कोई उसको राम राज्य बोल रहा है, जैसे राम राज्य तो कांग्रेस का है, ऐसे भी राम राज्य गवर्नेंस में तो सबका है, राम राज्य या फिर राम राष्ट्र बोल सकते हैं, या फिर अभी जो है जनरल पब्लिक में हिंदू राष्ट्र का कुछ अवधारणाएं आ रही हैं, हिंदुत्व का। उसके बाद अभी है संस्कृति, उसी के हिसाब से जो संस्कृति बनता है, रूल, कल्चर बनता है। और जब नए नए कल्चर एक दूसरे से जब डायलॉग करते हैं तो एक क्या बनता है, सिविलाइजेशन बनता है, जिसको आप बोलते हैं सभ्यता बोलते हैं, सभ्यता। तो ये पूरा इतिहास, ये सब चीज को समझने का एक प्रक्रिया है, ना कि कोई इवेंट है। मैं आपको मेरे कोर्स में कुछ भी डेट याद करने के लिए नहीं बोलूंगा, अनटिल एंड अनलेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, और ना ही कोई डेट, कुछ पर्सनालिटी आएंगे जाएंगे, बाबर आएगा, अकबर आएगा, अशोक आएंगे, ठीक है, और बहुत सारे आएंगे, नेहरू आएंगे, गांधी आएंगे, अभी मोदी आए हैं। ठीक है, ये बस एक पात्र है पूरे इतिहास में, जो कि बहुत सिग्निफिकेंट इवेंट का पात्र बनते हैं और आएंगे जाएंगे। लेकिन जो बेसिक चीज जो कॉमन रहेगा क्या है, ये सिस्टम बस एक साइक्लिक रूप में चलते रहेगा, जाते रहेगा। ठीक है, इसको हम अच्छे से और समझेंगे आने वाले टाइम में। तो हम लोग देखेंगे कि 2014 में ये सिस्टम जो है चेंज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो हम देखें तो 2014 में क्या हुआ, तो हमारे व्यवस्था है जिसको एनडीए, और इससे पहले कौन शासन कर रहा था, यूपीए शासन कर रहा था। पर एनडीए यूपीए के शासन करने से पहले एक बहुत ज्यादा पहले इवेंट होता है जो आपको पता रहना चाहिए, और वो इम्पोर्टेंट इवेंट है जो अभी एनडीए का उदय का इवेंट जो दिख रहा है आपको, उसका कहीं ना कहीं तार जो है वो 1991 में अर्थव्यवस्था के क्राइसिस से, कहाँ से, ये जो अर्थव्यवस्था के क्राइसिस से भी तार जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है। जिसको उनको कैटलिज्म का टाइम मिलता है, और यही एक मोमेंट रहता है
तो सांस्कृतिक मूवमेंट भी 1992 में स्टार्ट होता है। आप सुनते होंगे बाबरी मस्जिद, और ये एक सांस्कृतिक अपराइज होता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग नए स्टार्ट करते हैं एलपीजी। यहाँ पे क्या स्टार्ट करते हैं हम लोग, एक नया भारत का आर्थिक ओपन होता है, खुला अर्थव्यवस्था होता है, जिसको लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं, जिसको लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन को आपको निजीकरण सुने होंगे। ठीक है, लिबरलाइजेशन, उसके बाद ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण सुने होंगे। तो ये स्टार्ट होता है, ये भारत में स्टार्ट होता है। उससे पहले क्या होते रहता है भारत में, तो उससे पहले हमने तो कहा, हमने तो आजाद हो गया। यहाँ देखो, यहाँ पे अर्थव्यवस्था बन रही है ना, यहाँ पे भारत का अर्थव्यवस्था बन रही है। या फिर बोल सकते हो कि 1992 में हमको बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में, अर्थव्यवस्था में ज़्यादा वो करने की जरूरत नहीं। ठीक है, यहाँ पे हमारा अर्थव्यवस्था में पैसा की कमी पड़ जाता है, और 1997 में या 2000 के आसपास हम पैसा छूट देते हैं, जो लोन में लेके चलाते रहते हैं। और यहीं पे वक्त रहता है जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह का इम्पोर्टेंट योगदान है, आप सब जानते हैं। ठीक है, उसके बाद ठीक है, यहाँ पे इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था की नया शुरुआत होता है, क्योंकि इससे पहले हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, समाजवाद पढ़ेंगे। तो एक समाजवाद, सोशलिस्ट व्यवस्था में हम अपना अर्थव्यवस्था चलाते रहते हैं, और धीरे से हम लोग थोड़ा बहुत नियो लिबरलिज्म या फिर कैपिटलिज्म की तरफ थोड़ा सा हम शिफ्ट होना शुरू होते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये एक पॉइंट रहता है। इससे पहले क्या होता है 1950s में, 1950s में जाते हैं, तो इस दौर में बहुत सारी चीजें होती है। 1950 से लेके 90 के दशक में क्या क्या चीज होते हैं। सबसे पहले 1950s में जो हमारा पॉवर्टी था, गरीबी, ठीक है ना, इससे परेशान हम लोग का जो कृषि है टूट गया था, कृषि व्यवस्था टूट गया था अंग्रेज के, जो बोल सकते हो उनके नीतियों के कारण। उसके बाद क्या है, हमने 1950 में क्या बनते हैं, गणतंत्र बनते हैं और रिपब्लिक बनते हैं। अब रिपब्लिक बनने के बाद एक नया देश का जर्नी स्टार्ट होता है, और उस कमान कौन संभालते हैं, जवाहरलाल नेहरू जी। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन बनाते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट जो समस्या स्टार्ट था वो क्या था, खाने का समस्या। तो उसके बाद हम लोग ग्रीन रिवॉल्यूशन करते हैं, हरित क्रांति होती है। और उसके बाद जैसे ही हमारा पेट भर जाता है, उसके बाद काम के लिए हम लोग इंडस्ट्री बनाते हैं, और बोल सकते हैं कि नेशनलाइजेशन करते हैं बैंकों का, हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद जो बहुत मेजर इवेंट होता है, आईटी रिवॉल्यूशन का पार्ट बनते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम अपने मिल्क रिवॉल्यूशन, तो अलग अलग रिवॉल्यूशन के चलते हम क्या करते हैं, अपना इकोनॉमिक्स बनाते हैं। प्लस यहाँ पे हमारा क्या होते रहता है, 1950 से लेके 1990s तक हम अपना जो बेसिक प्रॉब्लम है उसी को ही सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिक प्रॉब्लम क्या है कि देश विभाजित हो गया है और जस्ट अभी अभी बना है, तो अलग अलग राज्य का डिमांड कर रहे हैं, कोई लैंग्वेज के आधार पे, कोई क्षेत्रीयता के आधार पे। तो उसी डिमांड को फुलफिल करने में हम लोग का पूरा एनर्जी, टाइम और पूरा सब कुछ वहां पे केंद्रित हो जाता है। तो 70 के दशक में आप देखेंगे कि नए नए, 60 के दशक के बाद 70 के दशक में देखेंगे कि नए नए हम लोग का अलग अलग स्टेट बन रहा है, बहुत सारे स्टेट बन रहा है। तो अलग अलग स्टेट बन रहा है, जो बहुत बड़ा चैलेंज है। आज आप देखिए, कल बांग्लादेश में क्या हुआ, एक स्टेट को का प्राइम मिनिस्टर को भगना पड़ा। ठीक है, ऐसा क्यों, रूरल लॉ से लेके पूरा फेडरलिज्म से लेके हर चीज वहां पे आएगा। तो अभी हम लोग 1970-80 तक बस हमारे स्टेट बनने की, यानी कि नियम और कानून को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को। ठीक है, बहुत बड़ा चैलेंज है, एक स्टेट बन रहा है। ठीक, और यहाँ पे साथ साथ हमारा बाहर का इशू, और कौन सा इशू चल रहा है, एक्सटर्नल एक्सटर्नल वॉर झेल रहे हैं। 1948 में स्टार्ट हो रहा है,
उसके बाद यहाँ पे 1962 में, 1965 चाइना के साथ, उसके बाद 1965 में फिर पाकिस्तान के साथ, फिर 1971 में फिर बांग्लादेश हम लोग आज़ाद करा रहे हैं। उसके बाद आपका 1999 क्या चल रहा है, एक इनस्टेबल गवर्नमेंट, इनस्टेबल सिस्टम चल रहा है। यहाँ पे आपको मिलिट्री लेवल पे देखो, यहाँ पे चल रहा है जो हमारा रक्षा करने का, रक्षा यानी कि स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। स्टेबिलिटी, ये बाहरी बाहरी जो संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पीस लाने की कोशिश करते हैं। इंटरनली चल रहा है, यहाँ पे देखो इंटरनली चल रहा है आपका, नए नए स्टेट बनते जा रहे हैं, गुजरात और महाराष्ट्र अलग हो रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट के राज्य आजाद हो रहे हैं, अलग अलग आजाद राज्य बन रहे हैं, ये चीज चल रहा है। तो ये हम लोग का पूरा सिस्टम ऐसे चल रहा है। अब अब यहाँ पॉइंट पे आते हैं और उसके बाद अब देखोगे तो अब समझ में आता है कि 1947, अब 1947 से पहले का, 1947 में हम लोग इंडिपेंडेंस होते हैं, आजाद होते हैं 1947 में। ठीक है, किससे? कॉलोनी से। और अपना हमको क्या मिलता है? स्वराज मिल जाता है। ठीक है, तो अब 1947 में देखेंगे तो 1947 से अगर हम 1947 से हम लोग जाएंगे तो ऐसा क्या होता है कि 1947 में हम लोग गुलाम बनते हैं, तो आपको पता चलेगा क्यों। पहला जो पॉइंट है आपको याद रखो फॉर्मूला, नया नॉलेज, न्यू नॉलेज। ठीक है, न्यू नॉलेज से क्या? नया टेक्नोलॉजी, नया तकनीकी, नया तकनीकी से क्या? न्यू वेल्थ, नया वेल्थ से क्या? नया इकोनॉमी, नया इकोनॉमी से क्या? पॉलिटी, नया पॉलिटी से क्या? सोसाइटी। उसके बाद कल्चर, उसके बाद सिविलाइजेशन, मतलब नई ज्ञान। उसके बाद तकनीक, उसके बाद संपत्ति, अर्थव्यवस्था, उसके बाद राजनीतिक, उसके बाद सामाजिक व्यवस्था, फिर सांस्कृतिक व्यवस्था, फिर सभ्यता का डेवलपमेंट। तो ऐसा क्या हुआ कि 1947 में हम लोग गुलाम से आज़ादी हुआ, और ये सिलसिला कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो ये सिलसिला आपको मानो या ना मानो, ये स्टार्ट होता है 14th सेंचुरी, जिसको हम लोग आधुनिक काल बोलते हैं, आधुनिक काल बोलते हैं, आधुनिक काल, जिसको मॉडर्न एज बोलते हैं। और ये स्टार्ट होता है यूरोप से। ठीक है, यूरोप से स्टार्ट होता है, यूरोप से स्टार्ट होता है आधुनिक काल। और वहाँ पे एक नेशन का अवधारणा आता है, एक राष्ट्र का अवधारणा आता है। और हम लोग, हमारा जो राष्ट्र कब बन रहा है? 1947 में। हम राष्ट्र क्या बन रहे हैं? राजनीतिक रूप से राष्ट्र हम लोग 1947। यहाँ पे नया नॉलेज आता है जिसको हम लोग रिनेंसेशन पीरियड बोलते हैं। आपके सिलेबस में है पुनर्जागरण बोलते हैं, पुनर्जागरण। उससे कई कारण क्या होता है? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता है। क्या होता है? औद्योगिक क्रांति होता है। औद्योगिक क्रांति के कारण क्या होता है? नया वेल्थ आता है। कहाँ पे? यूरोप पे, स्पेशली यूके पे। और यूके के जितने भी कंपनी है, वो वेल्थ कौन क्रिएट करता है? कंपनियां। जैसे एक कंपनियां जो है वो है ईस्ट इंडिया कंपनी। वो कहाँ आता है? भारत में ट्रेड करने के लिए आता है, और धीरे धीरे ट्रेड में कब्जा कर लेता है। और जैसे ही ट्रेड में कब्जा करता है, उसके बाद पॉलिटी में कब्जा करता है, फिर सोसाइटी में, और आपका कल्चर का जो आप जो बात कर रहे हैं वो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो अगर हम लोग देखा जाए तो यूरोप में जो होता है, उसके बाद वहाँ का ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे दुनिया में राज करती है। और जो अर्थव्यवस्था जो डेवलप करते हैं उसको पूंजीवाद बोला जाता है। ठीक है, पूंजीवाद पढ़ेंगे हम सब आराम से, देखो। और नया जो राजनीतिक व्यवस्था होता है उसको बोलते हैं लोकतंत्र, गणतंत्र। जो सामाजिक व्यवस्था होता है उसको सेकुलरिज्म बोला जाता है, या फिर आप बोल सकते हो धर्मनिरपेक्ष। तो अगर हम पुराना भारत देखा जाए, मेडिवल इंडिया, हम जस्ट इससे पहले
पढ़ेंगे तो अब नया नया अवधारणा आती है, और उसमें क्या आता है, लिबर्टी का अवधारणा, स्वराज्य का, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का अवधारणा आती है, जिसमें दूसरा हम पढ़ेंगे समानता का, ठीक है, न्याय का, जो हमारे जो प्रियम्बल में लिखा गया है, हमारे प्रस्तावना में प्रस्तावना में लिखा गया है, जो प्रियम्बल्स है उसमें हम लोग को लिखा गया है, वो वैसा हम लोग देश बनाना चाहते हैं। तो क्या होता है कि इस जगह पे नया वो होते हैं ये, तो एक ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, ट्रेड करती है, उसके बाद वेल्थ बनाती है, इकोनॉमिक्स के ऊपर कब्जा करती है। उसके बाद 1757 में बैटल ऑफ पलासी होता है और राजनीतिक व्यवस्था पे हावी हो जाता है। तो सबसे पहले रिवेन्यू सिस्टम, जो रिवेन्यू के ऊपर रूल बनाते हैं, कहाँ पे, बंगाल पे। फिर बंगाल पे कब्जा करते करते बैटल ऑफ बक्सर होता है 1761 में। बक्सर का युद्ध में क्या होता है कि जो पहले के जो साम्राज्य थे, जिसको हम लोग मध्यकालीन जो साम्राज्य बोल रहे हैं, वो कहाँ, कौन सा था, जिसको हम लोग बोल रहे हैं मुगल कालीन, मुगल रूल, ठीक है, मुगल एम्पायर, जिसमें आपने सुना होगा सबसे बड़ा एम्पायर जो रहता है अकबर का, सबसे बड़े राजा, मोनार्क, और सबसे बड़ा साम्राज्य शाहजहां, ठीक है। लास्ट जो अंतिम था, जिसको जो बड़े सिग्निफिकेंट है, औरंगजेब, ठीक है। और स्टार्ट कहाँ पे होता है, ये बाबर पे स्टार्ट होता है। ये बाबर कहाँ का है, क्यों आ रहा है यहाँ, भारत में क्यों आ रहा है, तो ये जब बाबर का आना, या फिर उससे पहले जाएंगे हम लोग तो पढ़ेंगे कि दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे, दिल्ली का सुल्तान पढ़ेंगे, दिल्ली के सुल्तान, और दिल्ली के सुल्तान भारत में क्यों आ रहा है, क्यों आया, तो आपको पता चलेगा। फिर से वही ट्रिक अपनाओ, वही टूल अपनाओ, तो देखोगे कि सबसे पहले एक नया ज्ञान, और नया ज्ञान क्या है, इस्लाम, उसने कारण वो नया वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करने का पैटर्न बनाया, ठीक है, एक इंस्टीट्यूशन बनाया, जीने का तरीका बनाया, और उसी के आसपास में एक राजनीतिक व्यवस्था बन रही है, सामाजिक व्यवस्था बन रही है, और उसके साथ साथ आप एक नया सिविलाइजेशन बन रही है, जो जिसको आपको इस्लामिक व्यवस्था बन रही है यहाँ पे। तो ये एक फेज है जिसके थ्रू क्या है कि मध्यकालीन भारत भारत में स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये वाला पॉइंट को हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को, लेकिन ये वाला जो पॉइंट एंड कब होता है, ये जो एंड होता है, जो मध्यकालीन या फिर रूल जो एंड एंड हो रहा है, वो कब कब हो रहा है, बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर में क्या होता है कि जो मुगल साम्राज्य है, उसके जो मुगल रूलर है, वो अंग्रेज से पेंशन ले लेते हैं। तो पावर शिफ्ट कहाँ पे हो जाता है, पावर का शिफ्टिंग कहाँ से हो जाता है, मुगल से स्टार्ट हो जाता है, और क्या, कहाँ पे पहुंच जाता है, वो अंग्रेज पे पहुंच जाता है। तो मेडिविल कार पढ़ेंगे, मेडिविल टाइम में पढ़ेंगे। और इतना टाइम में ऐसा ही नहीं, यहाँ पे हमारे देश के भी लोकल राजा बहुत सारे थे, वंश थे, जो कि यहाँ पे बहुत अच्छा, और बोला जाए कि दुनिया में एक टाइम के राज कर रहे थे। जैसे हम लोग देखेंगे कि एक विजयनगर अंपायर देखेंगे, विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, उसमें देखेंगे कि वहां का जो चोला का जो रूल है, दक्षिण भारत से लेके यहाँ पूरा साउथ ईस्ट एशिया तक पूरा फैला हुआ है। तो एक तरह से अगर नॉर्थ को देखेंगे तो मुगल आ गए हैं, लेकिन साउथ विंध्याचल के नीचे देखेंगे तो हमारे पास विजयनगर है, चोला, चेरा, पांड्यन सब यहाँ पे चल रहे हैं। अब देखो, इनसे आने से पहले हमारे पास और थोड़ा सा आएंगे तो ये मेडिविल में हम लोग पढ़ेंगे, ये मध्यकालीन भारत में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, उससे पहले हम लोग जाएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक भारत, ये सॉरी, प्राचीन भारत। तो प्राचीन भारत में हम लोग देखेंगे तो हमारे पास सबसे पहले क्या, अब यहाँ पे भी देखते हैं, अपना ट्रिक को अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला हमारा जो रहेगा वो क्या है कि नया ज्ञान,
नए ज्ञान में हमारे पास क्या क्या आ रहे हैं? एक वेदों का ज्ञान है, वेद का ज्ञान है, दूसरा उपनिषद है, और इम्पोर्टेंट उसके बाद क्या है, यहाँ पे एक हमारा वेद हो गया, उपनिषद हो गया, पौराणिक बाद में आते हैं, वेद उपनिषद हो गए। उसके बाद इस ज्ञान से तकनीकी जो बना रहे हैं या फिर धर्म बनाने की जो बात कर रहे हैं, वहां पे हमको क्या मिलेंगे? बुद्धा जी मिलेंगे, बुद्ध मिलेंगे, बुद्ध मिलेंगे। साथ साथ यहाँ पे हम लोग को क्या है, नया ज्ञान क्या होता है? एफी, ठीक है, आयरन का खोज होता है, लोहा एस का खोज होता है, ये एक तकनीकी है। उसके कारण क्या होता है? व्यवस्था कृषि व्यवस्था में चेंज होता है, कृषि व्यवस्था आती है अर्थव्यवस्था में। उसके कारण क्या होता है? एक नया वर्ग का उदय होता है जिसको वैश्य बोलते हैं, और एक नया व्यवस्था जो यहाँ पे आती है प्राचीन काल में अर्थव्यवस्था में, वो है ट्रेड का डेवलपमेंट। और अब ट्रेड का जब डेवलपमेंट होता है तो जो उसको संरक्षण करता है वो राजनीतिक व्यवस्था में आ जाती है। और वो कौन आते हैं? तो उसमें हमको पता चलेगा जो आ रहे हैं वो कौन है? मौर्य आ रहे हैं, मौर्य आ रहे हैं, और उनके हिसाब से समाज व्यवस्था बन रहा है धम्म। ऐसे मौर्य राजाओं ने हिंदुइज्म जैनिज्म सबको सपोर्ट किया, लेकिन झुकाव थोड़ा सा बुद्धिज्म की तरफ था। क्योंकि उतना टाइम का सबसे इम्पोर्टेंट जो राजा था अशोक था, तो यहाँ पे देखेंगे। और उनके बाद क्या होता है? उनके बाद जब आते हैं तो ट्रेड को जो संभालते हैं तो उसमें आपको पता चलेगा गुप्ता। और उसके बाद हमारा गुप्ता काल स्टार्ट होता है, जिसको हम लोग को क्लासिक एज भी बोला जाता है, क्योंकि इतने इनके टाइम में बहुत सारी चीज़ें डेवलप होती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। उसके बाद लिटरेचर में कालिदास का नाम सुने होंगे, म्यूजिक में सुश्रुत का नाम सुने होंगे, मेडिकल साइंस में, ये सब मेडिकल साइंस में, तो ये सब चीज़ स्टार्ट होता है। अब यहाँ से पहले जाएंगे तो हमारे पास एक ऐसा भी इतिहास है, ठीक है। हमने अभी तक का जो इतिहास वो क्या है, या तो फिर लिटरेचर के सेंस में पढ़े हैं स्रोत, या तो फिर आर्कियोलॉजिकल। तो जहां पे हमारे पास लिखित नॉलेज नहीं है तो उसके पहले का भी तो इतिहास है, तो वो देखेंगे। अगर लिखित इतिहास को जानने की कोशिश करेंगे तो हम लोग को पाएंगे कि लिखित इतिहास से पहले भी पाषाण है हमारे पास, आर्कियोलॉजी है। आर्कियोलॉजी के माध्यम से हम इतिहास को जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उससे हम लोग को एक नया जो पुराने सभ्यता की पता चलेगा, जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला जाता है, सिंधु सभ्यता, जिसको वहां पे बहुत सारे साइट मिलेंगे। एक नगर व्यवस्था पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। और अब जो प्रेजेंट गवर्नमेंट ने जो नया बुक लेके आए हैं, इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता कहा जा रहा है, तो यहाँ पढ़ेंगे। यहाँ पे तो ये इस दौर पे यानी कि एक शहर बनने का प्रक्रिया पढ़ेंगे हम लोग। शहर बनने का प्रक्रिया, शहर कहाँ से बनता है? गांव से बनता है। अब गांव से पहले क्या होता है वो पढ़ेंगे। गांव से पहले हमारे पास क्या है? वो है सेटलमेंट। गांव एक जगह है जहाँ पे लोग एक जगह पे रहते हैं, एक वो पे रहते हैं। तो उससे पहले क्या होता था? तो हम लोग को आदि मानव को पढ़ना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग पूरा इतिहास को समझने की कोशिश करेंगे। आदि मानव से स्टार्ट होगा। उन्होंने सबसे पहले फायर का खोज किया, उसके बाद व्हील का खोज किया, उसके बाद वो एग्रीकल्चर बनाए, ठीक है। उसके बाद लिवलीहुड उन्होंने स्टार्ट किया, पशुपालन शुरू किया। उसके बाद धीरे से एक जगह पे आए और सेटल हुए, और सेटल होते होते ट्रेड का व्यवस्था स्टार्ट हुआ। जब ट्रेड का व्यवस्था हुआ तो वो शहर बनना शुरू हुआ। शहर में हम लोग सबसे बड़े प्राचीन शहर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि नया नॉलेज के थ्रू वेद आता है और लोहा इसका यूज होता है। कृषि में रिवॉल्यूशन होता है, कृषि में रिवॉल्यूशन होता है तो फिर एक वैश्य है, उसका ट्रेड बढ़ता है। राजनीतिक व्यवस्था में मौर्य आते हैं, अशोका इंपॉर्टेंट इधर।
एक धम्मा अपना प्रचलित होता है, उसके बाद गुप्ता काल आता है और वो भी सिग्निफिकेंट इवेंट रहता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इस्लाम का उदय और नया व्यवस्था आता है, प्रशासनिक व्यवस्था, जिसका असर भारत पे भी पड़ता है। हमारे साउथ इंडिया के जो विजयनगर अंपायर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद एक नया नॉलेज आता है, नया टेक्नोलॉजी आता है, और उसका जो है जो मॉडर्न एज, जो आधुनिक भारत है, जिसको आज भी वेस्टर्न कंट्री ही लीड कर रहा है, ये चीज़ पढ़ेंगे। और उसके बाद हमारा राष्ट्र के बारे में पढ़ेंगे, राष्ट्र पढ़ेंगे। और इस तरह से हम लोग जाएंगे और उसका जो पुराना जो इम्पैक्ट है आज भी आपको दिख रहा है। तो अगर हम देखें तो हमको पता चलेगा कि जो हमारा इतिहास है इस तरह से भी पढ़ सकते हैं। तो एक बार देख लो फिर से कि हमारा कौन कौन सा टॉपिक है जिसको हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले जो पुराना इतिहास है, प्रौद्योगिक प्रागैतिहासिक काल, उसके बाद सिंधु सभ्यता पढ़ेंगे, वैदिक सभ्यता, फिर जैन धर्म, बौद्ध धर्म, फिर मगध साम्राज्य पढ़ेंगे और मौर्य का उदय, उनका अर्थव्यवस्था के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सातवाहन छोटा राज्य वो पढ़ेंगे, सातवाहन को पढ़ेंगे। उसके बाद गुप्त साम्राज्य पढ़ेंगे और गुप्ता के पड़ोसी वकाटास, जो हमारे छत्तीसगढ़ के लिए भी इम्पोर्टेंट है, वो पढ़ेंगे। उसके साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में गुप्त काल में क्या क्या नया हुआ, दक्षिण भारत में राजवंश कैसे बने। फिर हम लोग मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे जिसमें सल्तनत एवं मुगल काल रहेगा। उसमें विजयनगर साम्राज्य के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। साथ में भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन और क्षेत्रीय भाषाओं में का जो साहित्य का विकास हुआ वो पढ़ेंगे। फिर हमारे मराठा के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने क्या बोलते हैं, पहले मुगल को चैलेंज दिया, फिर उन्होंने ब्रिटिश को चैलेंज दिया। फिर अलग अलग यूरोपियन का आगमन पढ़ेंगे और अलग अलग यूरोपियन में जैसे कि फ्रांस आए, ब्रिटिश आए और डच आए, लेकिन कैसे करके उसमें ब्रिटिश आगे बढ़ा और कब्जा किया, उसका साम्राज्य का विस्तार कैसे था, कौन कौन सा नीति अपनाया, कौन कौन सा युद्ध किया। और उसके बाद हम लोग को देखेंगे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अंग्रेज के आने पे कौन कौन सा नया व्यवस्था लेके आया, जैसे स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी। हमारे जो हस्तशिल्प उद्योग है कैसे करके अंग्रेज के आने के कारण पतन हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी जो रियायतें हैं राजाओं के साथ उनका रिलेशन है कैसे पढ़ेंगे। प्रशासनिक ढांचा में कैसे कैसे परिवर्तन आया। 1857 की क्रांति पढ़ेंगे। उसके बाद नगर का विकास कैसे हुआ और जो यूरोप में औद्योगिकरण चल रहा था पुनर्जागरण काल के कारण, उसमें भारत में क्या प्रभाव पड़ा। यहाँ पे वहाँ पे जो पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप हुआ, वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में हमारा विकास कैसे हुआ। हमारे देश में जो धार्मिक सामाजिक आंदोलन हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक नए ज्ञान को जन्म दे रही है, नए विचार को प्रदान कर रही है। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, साधना समाज, रामकृष्ण परमहंस सभा। और एक राष्ट्र बनने का कल्पना और राष्ट्रवाद का उदय कैसे होता है, उसके लिए एक इम्पोर्टेंट इंडियन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो स्थापना करते हैं उसका क्या रोल रहता है और वो कैसे करके पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन करता है, लोगों को कैसे करके मास मूवमेंट में लेके आता है। उसी चक्कर में हम लोग बंगाल का विभाजन और स्वदेशी आंदोलन पढ़ेंगे और सांप्रदायिकता का साथ साथ उदय कैसे होता है, कौन कौन से क्रांतिकारी आंदोलन होते हैं, कैसे कैसे रूल आंदोलन होते हैं, होम रूल, उसका स्वदेशी। एक गांधी आने के बाद गांधी कैसे एक नया आंदोलन क्रिएट करता है, उनका आंदोलन पढ़ेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। मजदूर, आदिवासी, दलित ने कैसे करके आंदोलन में का समर्थन किया और कैसे करके पार्टिसिपेट किया। उसके बाद मुस्लिमों का सुधार कैसे हुआ, मुस्लिम के सुधार के बारे में बात करेंगे, अलीगढ़ आंदोलन जैसे। उसके बाद आजाद हिंद फौज के बारे में पता करेंगे, एक अलग तरीका जिससे सुभाष चंद्र बोस ने बनाया। उसके बाद हम स्वतंत्रता कैसे होता है, हमको कैसे मिलते हैं, पूरा एक जर्नी पढ़ेंगे। और उसके बाद एक जो वर्स्ट पार्ट है, भारत का विभाजन होता है, उसके पढ़ेंगे। और भारत विभाजन के बाद भारत को नए तरीके से जो बनाते हैं, सियासतों का विलीकरण कैसे होते हैं, और एक इम्पोर्टेंट भूमिका जो निभाते हैं वो हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जिनको
आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो ये एक पूरा होलिस्टिक हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, और ये जो इम्पोर्टेंट चार्ट है ये आपका हर जगह पे यूज होगा। अगर आप निबंध लिखेंगे विकसित भारत में, तो आपको पता रहना चाहिए कि भारत क्या पहले विकसित भारत कभी नहीं था क्या, जो अभी अब बात कर रहे हैं। अगर भारत पहले भी स्वर्णिम काल था, ठीक है ना, सोने की चिड़िया कहा जाता था, कब कहा जाता था, किसके किसके टाइम में कहा जाता था, क्यों कहा जाता था, इसका पूरा जो आंसर है आपको कहाँ पे मिलेगा, भारत के इतिहास में। और इतिहास को जब तक समझेंगे नहीं तो जो राजनीतिक व्यवस्था है वो कैसे समझ पाओगे। आर्थिक व्यवस्था के कारण जो इतिहास में जो आर्थिक व्यवस्था के कारण राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है, एक दूसरे के कारण चेंज हो रहा है, उसके कारण समाज में परिवर्तन हो रहा है। तो इसीलिए इतिहास को एक सही तरीके से जानना बड़ा जरूरी है। मैं इतिहास में आपको कोई डेट या कोई इवेंट या कोई पर्सनालिटी के बारे में जानने के लिए जोर नहीं दूंगा इस क्लास में। मैं क्या करूंगा कि आप समझो जो अभी सामने हो रहा है आपका, उसके पीछे ना कोई कारण है, तो उस कारण को जानने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ हम अगस्त के मौसम पे एक नया क्रांति की शुरुआत कर रहे हैं, जिसको अगस्त क्रांति बोला जाता है। और इस अगस्त क्रांति में हम अपने देश को अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे, ताकि हम एक विकसित भारत बना सके, साथ ही विकसित छत्तीसगढ़ भी बना सके। तो इसी के साथ धन्यवाद। थैंक यू फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू।